अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बचपन में जब किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ अचानक से, तो सोचा क्यों ना किताबें पढ़ी जाए, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मौजू कौन सा होना चाहिए। ऐसे सवालात किताब चुनने के अमल को बहुत तवील कर देते हैं। सोचने का अमल चुनने के अमल से ज़्यादा कठिन होता है, ट्रस्ट मी। बहरहाल ये सवाल लेकर हम अपने उस्ताद के पास गए और उनसे कहा कि सर कोई अच्छी सी किताब रेकमेंड कीजिए, बताइए हम कौन सी किताबें पढ़ें। तो हमारे उस्ताद जी, व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग, तो वो ज़ेरे लब्बा मुस्कुराए और कहा कि मुझे तो मालूम नहीं कि कौन सी किताब अच्छी है और कौन सी नहीं है, लेकिन अपना तजुर्बा मैं ज़रूर बयान कर देता हूँ कि जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की तो इसलिए नहीं किताबें पढ़ना शुरू की क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था। मैंने इसलिए किताबें पढ़ना शुरू की क्योंकि मैं किताबें पढ़ना चाहता था। अपने अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब चाहता था मैं, और सुना है कि किताब से बेहतर कोई जवाब नहीं होता। तो मैं अपने सवाल के जवाब की तलाश के लिए किताबें पढ़ता था। तो किताब कहानी के आज के एपिसोड में हम जिस किताब के हवाले से बात करेंगे उसका नाम है जन्नत की तलाश। और जन्नत की तलाश रहीम गुल साहब ने लिखा है इसको। जन्नत की तलाश सियाहत पे मबनी एक नावल है और इसको मुकम्मल करने में मुसन्निफ ने अप्रॉक्सीमेटली 6 साल का अरसा लगाया। इन 6 सालों में इस किताब के लिखारी रहीम गुल साहब ने पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा। जन्नत की तलाश और उर्दू जुबान का ये पहला नावल है जिसमें गहरी और गंभीर उलझने मौजू बनी। इस नावल के 3 मरकजी किरदार हैं, अमतुल, वसीम और आतिफ। अमतुल और आतिफ बहन भाई हैं और इन तीनों का ताल्लुक अमीर घराने से है। तीनों के वालिदैन नहीं, माँ बाप बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। जब इन तीनों किरदारों की शनासाई होती है तब आतिफ कहीं जा रहा होता है और वसीम को कहता है कि वो अमतुल का ख्याल रखे क्योंकि अमतुल बहुत गैर मामूली लड़की होती है। वो इंतहाई खुदसर और ज़हीन मतीन लड़की है, 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। आतिफ के जाने के बाद वसीम और अमतुल अकेले रह जाते हैं। अमतुल सैर के लिए जाना चाहती है तो वो वसीम से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे आप बाद में देख लीजिएगा, मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहूंगी। इस तरह अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं आप खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही हैं। अच्छा लोग हकीकत से इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्या आप बता सकती हैं हकीकत होती क्या है? वैसे मैं ये हकीकत को तस्लीम नहीं करता। तो क्या आप मुझे नहीं देख रहे थे? हाँ, देख रहा था। इंसान हर नई चीज की तरफ देखता ही है, ये उसकी फितरत होती है। 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों हरासी पहुंचते हैं। दोनों एक डाक बंगले में रुकते हैं। वसीम डाक बंगले के चौकीदार को, गार्ड को चाय के लिए कहता है और अमतुल बंगले के चारों तरफ के मनाजिर से लुत्फअंदोज होना शुरू हो जाता है। फिर वसीम उसकी आंखों की तारीफ करना शुरू कर देता है। इसी दौरान गार्ड चाय लेकर आता है। अमतुल चाय बनाती है। दोनों में उम्र और धोखे के मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इसी दौरान गार्ड दोबारा आता है और कहता है कि मैंने बड़े साहब की इजाजत के बगैर आपको बिठाया था, वो वापस आएंगे तो लड़ेंगे। तो अमतुल कहती है तुम फिक्र मत करो। जब साहब वापस आते हैं तो वो अमतुल के निस्वानी हुस्न को देखकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बल्कि वो गार्ड को ये कहते हैं कि इन मेहमानों का खास ख्याल रखो। अमतुल और आतिफ दोनों दरिया की सैर को निकल जाते हैं। दोनों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस छिड़ने लगती है, कभी दरिया और समंदर के बारे में, तो कभी मनफी और मुस्बत सोच के हवाले से। फिर अमतुल अपने माँ बाप के अज़वाजी रिश्ते के मुतालिक बताती है कि मेरी माँ मेरे बाप से मोहब्बत नहीं करती थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो मेरी माँ के अंदर अजीब से वसवसे पैदा होते थे, इसलिए मैं नफ्सियाती उलझनों के साए में परवान चढ़ी। बातें करते करते दोनों वापस बंगले की तरफ चल पड़ते हैं।
वसीम सारी रात अब्दुल के बारे में सोचता रहता है, कभी उसके नस्वानी हुस्न के हवाले से और कभी उसके संजीदा ख्यालात के बारे में। देर से सोया, देर से उठा। आज आप बहुत देर से तैयार नहीं हो रहे? मैं सारी रात सोया ही नहीं, पूरी रात आपके मुतालिक सोचता रहा कि कल आप मेरे साथ बाहर जाएंगी या नहीं। अच्छा हुआ आप खुद आ गई, वरना मैं आप ही के पास आ रहा था। तो मैंने आपको तकलीफ से बचा लिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज कहाँ का प्लान है? ये तो आप ही बताएंगे। डाडर कैसा रहेगा? हाँ, वहाँ का ऑडिटोरियम भी है ना। शिंक्यारी तक तो मैं गई, तो चलिए आज डाडर भी देख लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ, मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। चले। सैर करते हुए दोनों ने मुख्तलिफ मनाजिर देखे। दाएं बाएं हर तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ और उनके पीछे बर्फानी चोटियां। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते दोनों एक धान के खेत पर पहुंचते। अब्दुल हंसती खेलती बेनियाजी से कीचड़ उछालती जा रही। वापस आकर दोनों दोबारा शहर के लिए निकलते। जब बुढ़ी पहुंचते, खूब का विर्द लगा रखा है दोनों ने। रास्ते में उन्हें एक सयाह नजर आता है। अब्दुल ने वसीम से उसे लिफ्ट देने का कहा। वो सयाह बेल्जियम का बाशिंदा था जो पैदल एशिया की सैर कर निकला था। अब्दुल जब उस बेल्जियम के बाशिंदे से पाकिस्तान के हवाले से बात करती है तो वो उसको कहता है कि ये स्विट्जरलैंड से कम खूबसूरत नहीं है। इतने में आते वापस आ जाता है और आकर बताता है कि उसकी एक थानेदार से मुलाकात है और उस थानेदार ने उनको चाय पे बुलाया है। तीनों थानेदार के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थानेदार बड़े पुरखलूस तरीके से उनको खुशामदीद कहता है। अच्छा लगा आप लोग आए, लेकिन आके वही मैं आपको चाय वाय का नहीं पूछूंगा। वो क्यों? यार चाय पियोगे तो भूख मर जाएगी। हाँ, लेकिन खाने के बाद कावा जरूर पिलाएंगे। पानी तो मिल सकता है ना जी? हाँ बिल्कुल। या लगा शफकता हम मजदार उबो ये खूबो तैयार का। यार ये हम लोगों का दस्तूर है कि मेहमान से पूछते नहीं है खाने पीने का, वो शर्म करता है यार। लेकिन ये है कि मेहमान जब आता है तो उसको मेजबान की मर्जी से चलना पड़ता है। कोई कसर नहीं छोड़ता है मेजबान, कोई कमी नहीं छोड़ता है। अच्छा आतिफ भाई, ये तो आपकी बहन है, आपने बताया था। ये कौन साहब है? इनका कोई तारुफ शारुफ नहीं कराया आपने? ये वसीम साहब हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और हमारे साथ बंगले में ही ठहरे हुए हैं। इन्हें भी सियाहत का बहुत शौक है। इनके वालिद साहब ने बहुत सारी जायदाद छोड़ी है इनके लिए, इसलिए गमे रोजगार से बेनियाज हैं। रोज नई नई सूझती है इनको भी, इसलिए इनका और हमारा मसला तकरीबन एक जैसा ही है। यार मुझे अमतल की बात बहुत अच्छी लगी। बेगम लोगों की भी क्या जिंदगी है, दुनिया से ही कट जाते हैं। बड़े दिलचस्प लोग हो यार तुम। मेरा ख्याल है कि खाना तैयार हो गया होगा, ठंडा पानी भी वहीं पियेंगे। चले मेरा ख्याल है फिर चले। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजो बच्चे, आओ राजा। तीनों थानेदार की बातें करते हुए डाक बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। अब्दुल को खुश देखकर आतिफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो वजह पूछती है तो आतिफ खामोश रहता है, जिसपे वसीम उसको कहता है कि तुम्हें खुश देखकर इसकी आंखें भर आई। इतने में बारिश का मौसम बनता है और तीनों डाक बंगले में पहुंच जाते हैं। अगली सुबह बटरासी पहुंचते हैं। लो जी, उस दिहाड़े तुसा लोग तो चले गए। हमारे साहब ने पूछा तो मेम साहब कौन हो सी? मां आखिया जी मां तो मेम साहब ने पहली बारी तकिया तो दूसरी बारी तकना आसरा हो सी। मां है जी मां तो मेम साहब ने नहीं जानना, पर हमारा दिल मेम साहब ने जानना है। मेम साहब बहुत चंगे हो सी। किस कदर बेपाक आदमी है ये।
नहायत ही खरा आदमी। उसकी नीयत में जरा सी खोट नहीं है कि महज इजहार अकीदत। उसकी आंखों में सच्चाई साफ देखी जा सकती है। वसीम साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं आतिफ भाई, ये आंखों और कानों के तजिए के बहुत बड़े माहिर हैं। इनके इस तजिए को ना आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अनगिनत आंखों और कानों का बहुत गौर से मुतालिया किया। मुझे इनकी इस क्वालिफिकेशन के बारे में कोई इल्म नहीं। वैसे किस वक्त हमारी आंखों का भी तो जजिया हो सकता है। मेरी आंखों का तजिया तो ये कर चुके, आप इन्हें बटन समझते हैं ना? लेकिन वसीम साहब कहते हैं कि मेरी आंखें शहजादियों जैसी, जैसे शहजादी सरवत, फरादीबा और ऑड्रे हेपबर्न। हाँ, ऑड्रे हेपबर्न से तुम्हारी आंखें कुछ कुछ मिलती हैं, हैरत से भरी हुई। शहजादी सरवत और फरादीबा को मैंने इतने गौर से नहीं देखा। वैसे मेरी आंखों के बारे में भी तो कुछ कहिए ना। हाँ, क्यों नहीं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मगर इनमें कोई राज नहीं छुपा हुआ, सीधी और सादा। आपका एक्सप्रेशन आंख में नहीं बल्कि चेहरे में छुपा हुआ है। खूब, बहुत खूब। आतिफ भाई, मैंने कहा था ना आपको, मेरी बात 100% दुरुस्त निकली है। अगले दिन चमन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक मकाम शीला बाग पर रुकते हैं। इलाके का नाम तो बड़ा रोमांटिक है। तो कोई ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आप बेसाख्ता फड़क उठे हो? हाँ, बहुत। वो कहते हैं ना कि अपना अपना पसंद और अपना अपना चाह। मैंने यहाँ के एक वाक्य से बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आपको सुनाऊं? इसके बाद गाड़ी पर सवार होकर वो मुजफ्फराबाद से होते हुए कश्मीर पहुंचते हैं। श्रीनगर की आजादी से शुरू होने वाली बहस इंसान और एटम बम पर पहुंचती है। अमतुल मनफी पहलू सामने रखती है, जबकि आतिफ मुस्बत सोच लेकर आगे बढ़ता है। कई फौजी चेक पोस्टों से गुजरते हुए सयाहत का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद वो बटरासी पहुंचते हैं। उनको साथ रहते हुए 4 दिन गुजरे। रात को सोते हुए अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। आतिफ वसीम से कहता है कि अमतुल के सीने में सख्त दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम उसके पास बैठो। वसीम अमतुल के पास बैठ जाता है। डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, चला जाता है और उसके बाद आतिफ सोने चला जाता है। वसीम साथ वाले सोफे पर बैठकर किताब पढ़ने लगता है और रात को वसीम फरते जज्बात पर काबू न रखते हुए अमतुल के माथे पर बोसा ले लेता। सुबह अमतुल जिद करने लगती है कि मुझे वापस कराची जाना है। वसीम के दिल के अंदर तरह तरह के ख्याल हाँपना शुरू कर देते हैं। अमतुल आतिफ दोनों कराची चले जाते हैं और वसीम लाहौर आ जाता है। लाहौर में उसका दिल नहीं लगता, तो वो कराची एक होटल में जाके रहने लगता है। अमतुल को जब इस बात का इल्म होता है तो वो उसको अपने घर मदऊ करती है, इसका इस्तकबाल करती है। दोनों के दरमियान बातचीत होती है, गिले शिकवे होते हैं। वसीम अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन अमतुल इस मोहब्बत से कतरा रही होती है। फिर उनकी मुलाकात ज़कीउद्दीन से होती है, जो कि जिले का कमिश्नर है। शाम को मिलेंगे का कहकर वो इजाज़त लेते हैं। रास्ते में उनका गुजर सेब के बागात से होता है। फिर उनकी मुलाकात सराब खान से होती है, जो उनको सेब के बागात के हवाले से सब कुछ बताता है। फिर एक चाय की दुकान पर दोनों ठहरते हैं। चाय के बाद एक पहाड़ पर जाते हैं जहां ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को देखते हैं। फिर एक जगह डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात होती है और वो अपने साथ एक सरदार साहब को लाता है, जो उनको मुख्तलिफ किस्से सुनाते हैं उस इलाके के हवाले से।
सुबह नाश्ता करके जियारत की तरफ रवाना होता है। रास्ते में इनकी मुलाकात एक स्पेनिश सयाह से होती है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सयाहत के बारे में उन्हें बताता है। अगले दिन चमन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक मकाम शीला बाग पर रुकते हैं। इलाके का नाम तो बड़ा रोमांटिक है, लेकिन ना उधर शीला है ना उधर बाग है बल्कि पथरीली और नोकदार लंबी लंबी चट्टानें जो कि बलूचिस्तान का मुकद्दर है। ये जगह समंदर से 8,500 फुट ऊपर है। फिर चमन पहुंचते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की माबैन सरहद देखते हैं। करीब मुख्तलिफ इलाके देखते हैं। वहां से बहुत सारा सामान खरीदते हैं। रात को डिप्टी कमिश्नर से उनकी मुलाकात होती है। आपका यहाँ के लोगों के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ के लोग निहायत खरे हैं। तारीख की तरह इनमें भी पेचो खम नहीं है। ये दुश्मन को कभी भी अपना दोस्त नहीं समझते और दोस्त को कभी दुश्मन नहीं। कबायली रस्म और रिवाज की सख्ती से पाबंदी करते हैं। संगलाख चट्टानों की तरह इनकी मिजाज में भी एक मुनासिब सख्ती है और जबान और लहजे में भी उस सख्ती का अंसर मौजूद है। लेकिन बहसीयत मजमूई ये एक साफ सुथरी नस्ल है और इनके मन में कोई खोट नहीं। डिप्टी कमिश्नर साहब, जिस सरदार को आप परसों हमसे मिलवाने के लिए लाए थे, आज आप ऐसा कोई तोहफा साथ नहीं लाए हैं। क्या बलूचिस्तान का दामन इतना महदूद हो गया? यहाँ के लोक गीत एक मुमताज और मुनफरिद हैसियत रखते हैं। यहाँ की क्लासिकल कहानियाँ अपने माहौल, मिजाज और फिक्र के लिहाज से इम्तियाजी हैसियत रखती हैं। इन कुछ पहाड़ों में जिंदगी के ऐसे ऐसे अफसाने बिखरे हैं कि बेशक तादाद देने को दिल करता है। तो कोई ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर आप बेसाख्ता फड़क उठे हो? हाँ, बहुत। वो कहते हैं ना कि अपना अपना पसंद और अपना अपना शौक। मैंने यहाँ के एक वाक़ये से बहुत असर लिया। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आपको सुनाऊं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर वाक़या दिलचस्प हुआ तो हम पूरा दिन बैठ के सुनेंगे। ये एक शायर का कहानी है जिसका नाम तवक्कुली था और बाद में ये तवक्कुली मस्त के नाम से मशहूर हुआ। ये गए जमाने का बात है। यहाँ के दो कबीलों का आपस में अनबन था। झगड़े, कत्ल, इंतकाम, नफरत, सदियों से ये आग जल रहा था। दस्तूर के मुताबिक एक कबीले के 7 नौजवान चुने और उनके जिम्मे ये काम लगाया कि मुखालिफ कबीले के 7 नौजवानों के सर कलम करते और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता वो लोग वापस कबीले में नहीं आ सकते। और अगर कोई नौजवान ये काम किए बगैर वापस आ गए तो उसका सर कलम करते हैं। और उन 7 में ये तवक्कुली भी शामिल। उस वक्त उसका उम्र तकरीबन 17-18 साल था और इतना बड़ा कोई उस वक्त वो शायर भी नहीं था। लेकिन उसके अंदर जो दिल था वो एक बड़ा हसास शायर का था। लेकिन हालात का सितम शरीफी ने उसके मुकद्दर में कत्ल करना लिख दिया था। कबीले का दस्तूर अटल था और तवक्कुली को अपने साथियों के साथ जाना पड़ा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में शदीद तूफान ने उन्हें घेर लिया और तवक्कुली अपने साथियों से बिछड़ गया। लेकिन तवक्कुली ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक नौजवान आदमी था, सीने से पार होती हुई तेज और यकबस्ता हवाओं को चीरता हुआ तवक्कुली खाना बदोशों के खेमों तक पहुंच गया।
और पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। खैमे में एक नौजवान लड़की के अलावा और कोई नहीं था। वाह, शायद हुस्न इत्तेफाक इसी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लड़की को लगा कि उस वक्त तवक्ली को सख्त एनर्जी की जरूरत है। लड़की ने फौरन दूध गर्म किया और कतरा कतरा तवक्ली के हलक में उतारना शुरू किया। जैसे गरम गरम दूध तवक्ली के अंदर गया, तवक्ली को होश आने लगा। जब उसे होश आया तो उसने नजर उठाकर देखा तो क्या देखता है कि खूबसूरत सी लड़की मोटी मोटी आंखों वाली उसके सामने खड़ी। उसे लगा कि जैसे वो ख्वाब देख रहा है। देखता क्या है कि लड़की ने चांदी के बने हुए जेवर पहने हुए और सुर्ख जोड़े में मलबूस है। जिस्म से नई नवेली दुल्हन का खुशबू आ रही थी। तवक्ली शायद उसे ख्वाब ही समझता, लेकिन लड़की ने दूध का कटोरा आगे किया और बोली, दूध पी लो। तवक्ली ने शायराना लहजे में जवाब दिया, स्याह आंखों वाली, खूबसूरत आंखों वाली हूं, और ये जमीन इसलिए रहने के काबिल है कि इसे तुम्हारी खूबसूरत आंखें देख रहे हैं। तुम्हारी आंखों में हीरे जैसी चमक है और तुम्हारा हुस्न लाफानी। ये खित्ते अर्ज़ी पर रहने वालों के लिए इंतहाई जुल्म है कि ये मलकूती हुस्न किसी एक आदमी तक महदूद हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ अभी इक़दार और फितरत की जंग ख़त्म नहीं है। बाज़ औक़ात उसकी तमाशे से अपने अंदर आग के शोले भड़कते हुए महसूस करते हैं, मगर आफताब के गिर्द गर्दिश करना उनका मकसद है। पानी के बगैर कोई जी नहीं सकता, हवा के बगैर भी कोई जी नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में जो अफसू है पानी और हवा की तरह, वो भी जीवन के लिए बहुत लाजमी है। वो जो कहते हैं ना कि जिंदगी 4 अनासर से तरतीब है, वो गलत कहते हैं। जिंदगी 5 अनासर से तरतीब है और 5वां आंसर है तुम्हारी खूबसूरत आंखों का अफसून। लड़की हैरत व इस्तजाब, पसंदीदगी और नापसंदीदगी, उलझन और कश्मकश की हालत में उस नौजवान लड़के को देख रही थी जो फरिश्तों की जबान से उसके साथ हम कलाम था। इससे कबल इतनी ज़ुमानी और खूबसूरत अंदाज में अपनी तारीफ उसने नहीं सुनी थी। इतना वालेहानापन तो उसके अपने शौहर में भी नहीं था। उसकी रूह मचल रही थी कि ये नौजवान शायर अपना कलाम जारी रखे, लेकिन उसका फर्ज आड़े आ रहा था और वो सोच रहा था कि ये शायर यहां से चला जाए, क्योंकि उसकी शौहर के आने का वक्त हो गया था। तो क्या फिर शायर चला गया? हाँ, चला गया। लेकिन शायर ने अपने शेरों से पूरे मुल्क में आग लगा दी। वो तवक्ली से तवक्ली मस्त बन गया। नगर नगर गांव गांव उसने अपना पैगाम पहुंचाया। हर एक की जबान पर उसी का शेर था। हर गली हर कोचे में मोहब्बत के नागमे गूंज रहे थे और उसकी इस मोहब्बत में उसे घर और कबीले से आजाद करा दिया। अब वो दस्तूर और रिवायात के लिए जिंदा नहीं था, उसकी जिंदगी मोहब्बत के लिए वक्फ हो चुकी थी। आखिर एक नवाब को उसका ख्याल आया और उसने तवक्ली को बुलाया। उस नवाब ने तवक्ली को बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ
अपने पास बुलाया और रात को कमरे में तवक्कुली के साथ एक खूबसूरत लड़की को बंद कर दिया। उस लड़की ने अपनी नाज और अदाओं से बड़ी कोशिश की कि वो तवक्कुली को अपनी तरफ माइल करे, लेकिन तवक्कुली उसके जाल में नहीं फंसा और सारी रात अपनी महबूबा के गुण गाता रहा और फिर सुबह सवेरे वहां से भाग गया। बदबख्त। लेकिन हुआ क्या? उस शायर का अंजाम क्या हुआ? तवक्कुली की आवारगी को 40 साल गुजर गए, बुढ़ापा आ गया, मगर तवक्कुली की मोहब्बत को ज़ौफ नहीं आया। बराबर शेर कहता रहा और अपनी महबूबा के प्यार में डूबा रहा। इस अरसे में उसकी महबूबा कई बच्चों का मां बन गई। उसे उसकी मोहब्बत का इल्म था और वो उस पे फख्र भी करता था, लेकिन उसकी औलाद और रस्म व रवाज ने उसे जकड़ रखा था। 40 साल के बाद जब उसके खामिद का इंतकाल होता है तो उसने उससे मिलने का ख्वाहिश किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो आ रहा है तो वो उसी तरह तैयार हुआ जिस तरह पहली मुलाकात में हुआ था। और जैसे तवक्कुली उसके सामने आता है और उसे गौर से देखता है तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और बोला, ये वो औरत नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। अगली सुबह वो कराची रवाना हो जाते हैं। 2 रोज कराची रुकते हैं, फिर वो बालाकोट की तरफ रवाना हो। वहां के रेस्ट हाउस के चौकीदार उन्हें सैयद अहमद शाह बरेलवी के मजार पर लेकर जाता, वहां मरियम स्टोन का किस्सा सुनाता। फिर रात को 12 बजे वो नारायण का सफर शुरू कर देते हैं। नारायण पहुंचने के लिए उन्हें 4 ग्लेशियर्स पार करने पड़ते हैं। नारायण में वाक़े डाक बंगले में वो तीनों एक ही कमरे में ठहरते हैं। डाक बंगला और होटल गैर मुल्की सयाहों से भरा हुआ। इटली के एक टूरिस्ट से उनकी मुलाकात होती है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होती है। इसके बाद झील सैफुल मुलूक जाते हैं। वहाँ अमतुल को एक औरत मिलती है, वो अपनी मोहब्बत का किस्सा सुनाती। फिर वो वापस होटल पहुँचते हैं। एक इटालियन सयाह से उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। स्पेनिश सयाह झील सैफुल मुलूक के बारे में अपने तासुरात बयान करती है। सबके दरमियान एक तवील गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस तकरार होती है। इनके दरमियान बहस तकरार जारी होती है। इसी दौरान एक बहरा आता है और वो वसीम से कहता है कि खानज़ादा ताज अकबर खान ने आपको सलाम भेजा। वसीम उनके बारे में मजीद पूछता है, बहरा उनके बारे में बताता है और जब वो चला जाता है तो वसीम, अमतुल और आतिफ खानज़ादा के बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान खानज़ादा की आमद होती है और वो बड़े पुरतबाक तरीके से मिलता है और उसके बाद रात गए वसीम और खानज़ादा साहब अपनी पुरानी दोस्तियों के किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं। जब उनकी मुलाकात ख़त्म होती है तो वो आतिफ से कहता है कि हम कल सवात जा रहे हैं। वहाँ से बालाकोट का सफ़र 5 घंटों में तय होता है और तीनों एबटाबाद पहुँचते हैं। रात पैलेस होटल ठहरते हैं। सुबह 9 बजे एबटाबाद से पेशावर पहुँचे। कुछ देर में अटक पहुंचे। दोपहर का खाना खाकर मर्दान पहुंचे। मर्दान आमद के वेलकम बोर्ड पर लिखा था द लैंड ऑफ तंबाकू, यहाँ दुनिया का बेहतरीन तंबाकू पैदा होता है। वहां से मालाकंड पहुंचे, चाय पी और स्वाद की सरजमीन पर उतरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैंगोरा पहुंचे। मैंगोरा स्वाद का ज़लई मकाम है। स्वाद के बाद वो स्कर्दू रवाना हो जाते हैं। स्कर्दू में उनकी मुलाकात कराची से आए हुए एक आंखों के डॉक्टर से होती है जो उनको बल्दिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से बताता है। फिर शाम की चाय के बाद उन्हें झील सतपारा ले जाता है और फिर मुबासा शुरू हो जाता है। डॉक्टर अमतुल के दरमियान बेफिक्री मुबासा बहुत तवील रहा।
वसीम उनकी इस बहस से लुत्फ अंदोज होता है। फिर वहां से फौजी छावनी पहुंचे। कुछ देर दोनों की गुफ्तगू जारी रहती है, फिर उसके बाद वो गेस्ट हाउस वापस आ जाते हैं। वहाँ 2 ही कमरे हैं। चौकीदार एक कमरा यूरोपियन कपल को ऑलरेडी दे चुका है, दूसरा कमरा वो इनके लिए खोल देता है, इनसे खाने के बारे में पूछता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। बेहतर है हम वापस चले जाएं। मेरे साथ एक कमरे में रात गुजारना आप शायद पसंद ना करें। क्या मतलब? क्या मैं आपको बता नहीं चुकी कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? मैंने कभी आपकी तरदीद नहीं की। ठीक है लाला, हम ठहरेंगे। हम दोनों 15 दिन से साथ रह रहा है, पर हम दोनों ने आज तक एक बार भी क्या बोलते हैं, फाइट बेबी, फाइट, हम Yes. दोनों में एक बार भी फाइट नहीं हुआ और हम दोनों हैप्पी साथ रह रहे हैं। दरअसल मैं पिंदारे नफ्स की मारी हुई लड़की हूँ और शायद यही मेरी बदकिस्मती है। गलती वसीम साहब की नहीं, मेरी है। ऐसे खुले दिल से एतराफ़ तो माफ़ी से भी ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। आप लोग तो मौत के वक्त एतराफ़ करते हैं, मैं मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, मगर इसका रीज़न वजह भी तो मालूम हो। वजह यह है कि हम मशरकी लोग एक कमरे में रात गुजारना मायूब समझते हैं, क्योंकि हम मियाँ बीवी नहीं, महज दोस्त हैं। हम भी तो महज फ्रेंड हैं माय डियर, मगर 6 मंथ से हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहा है। आप BH लॉरेंस को पढ़ने वाले लोग और फितरत की बरतरी को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी इक़दार और फितरत की जंग ख़त्म नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप किसकी जीत पसंद करेगा, फितरत की या इक़्तिदार? अगर फैशन की बात है तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फितरत को ज़ेर करना ही असल जीत। फितरत को ज़ेर करना फितरत खुशी के मुतरादिफ नहीं होगा। यानी कि आप पसंद करते हैं कि एक मर्द जब चाहे किसी भी औरत का बोसा ले ले, क्योंकि ये ऐन उसके फितरत के मुताबिक होता है। वाई नॉट? इसमें हरज भी क्या है? ये हैवानी सतह की अप्रोच है। वो लोग जो अपनी बहनों का एहतराम करते हैं, क्या वो दूसरी औरतों के साथ भी इंसानी सतह पर मिलना पसंद करेंगे? मगर मोहतरम, जिनसी एहतियाज भी तो इंसानी फितरत है। क्या जिनसी एहतियाज पर कदगन लगाना माशरे में घुटन ना ही होगी? कदगन कौन लगाता है जिनसी एहतियाज पर? हर मज़हब ने, हर तहजीब ने मियाँ बीवी के रिश्ते को कबूल किया। एक तरफा ट्रैफिक के क्या मायने कि जो मर्द चाहे वही फितरत है। इस सिलसिले में असल किरदार औरत का होगा। औरत कब चाहेगी कि हर साल पैदा होने वाले बच्चे का बाप मुख्तलिफ हो? कौन ऐसे बच्चों का वाली वारिस होगा? मैं आपकी दोस्त से पूछता हूँ, क्या बहैसियत औरत वो अपने बच्चे की माँ और बाप का किरदार अदा कर सकती है? ओ माय गॉड, आप तो चौंका देने वाली बात करता है। आप चौंकना चाहें तो इसका क्या इलाज है? इस लड़की की गोद में बच्चा डालकर आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तहजीब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप बासी माल को फुटपाथ पर फैला दें और ताज़ा माल की तलाश में लग जाएं। क्यों खाते हैं? इस तरह की फितरत आपकी हिफाजत कर सकेगी? नो, ये तो फितरत के खिलाफ है और इस तरह तो मैं अकेला रह जाऊंगी। तो बस फिर ये आपकी दोस्ती की आखिरी रात। कल अपने दोस्त को गिलगित ले जाइए
اور کسی پادری کے سامنے روزانے ہوگا۔ گو یہ سفر رومانٹک تو نہیں ہوگا لیکن محفوظ ضرور ہوگا۔ ناظرین، بقول لکھاری ناول کا مرکزی کردار امتل اس ناول کا محور ہے، یا پھر اس کی مثال آفتاب میں سی ہے، جس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کے چاروں طرف پورا نظام شمسی ہے اور وہ اپنی معین رفتار اور مقررہ زاویوں سے رواں روا ہے۔ ناول میں جس بھی نئے کردار کی انٹری ہوئی ہے وہ اس کردار کے طلسم میں آ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حلقِ وسیم لکھاری کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وسیم اور عاطف کی مثال آفتاب کے گرد دائروں میں رواں رواں سیاروں کی سی، جو اس سے روشنی، نمو اور طاقت پاتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی تمازت سے اپنے اندر آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، مگر آفتاب کے گرد گردش کرنا ان کا مقصد ہے۔ ناول کے قریب 3/4 حصہ اصل اور دوسرے کرداروں کے درمیان مقابلوں پر محیط ہے اور باقی حصے پر مختلف علاقہ جات وغیرہ کے مناظر چھاپے جاتے ہیں۔ اس ناول میں جہاں فکری، فلسفے اور مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے، وہیں مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے درمیان فرق بھی بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، بلوچستان، خیبر پختونخوا کی سیاحت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہاں ان علاقہ جات کی ثقافت، اخلاقی اقدار پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ غرض یہ ہے کہ یہ ناول جو ہے یہ مختلف شعبہ فکر کو بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین، دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی کتاب کہانی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔